गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। और उस सॉलिड स्टेट चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो ठोस अवस्था है या सॉलिड है उसको हम दो प्रकार से भाग दे सकते हैं या उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय, जिसमें जो पार्टिकल है यानी जो कण रहेंगे उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट या सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हमें मिलता है। और दूसरा होता है एमॉर्फस, और एमॉर्फस में जो पार्टिकल्स या कण होते हैं वो अव्यवस्थित रूप से कहीं ना कहीं पर उस पार्टिकल के अंदर अरेंज होते हैं। हमने यह भी पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को उनके होने वाले इंटरेक्शन यानी उनके बीच कणों के बीच में उपस्थित होने वाले आकर्षण बल के आधार पर कई तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। उसमें हमने कल पढ़ा, तो अगर हम यहां पर टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हमने पढ़ा कि एक हो सकते हैं हमारे पास में मॉलिक्यूलर सॉलिड, और ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है यानी आणविक ठोस, इनको हम कह सकते हैं, जिनमें संरचनात्मक कण यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल होगा। और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम फिर से तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है मेरे पास में पोलर, जिसको हिंदी में ध्रुवीय कहा जाता है। दूसरा है नॉन पोलर, जिसको अध्रुवीय कहा जाएगा। और तीसरा जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हम बना सकते हैं वो है हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें हाइड्रोजन बंध के द्वारा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। हमने यह भी पढ़ा कि अगर कोई ध्रुवीय यानी अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं HCl का, तो इसके बीच में होने वाला इंटरेक्शन या आकर्षण डाइपोल डाइपोल होता है। डाइपोल डाइपोल यानी ध्रुव और द्विध्रुवीय तरह का आकर्षण होता है, जिसकी वजह से अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। नॉन पोलर या अध्रुवीय, जैसे हम यहां पर देख सकते हैं CO2, ये वो मॉलिक्यूल हैं या वे अणु होते हैं जिनमें अणु एक दूसरे से बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल, जिसको हम डिस्पर्शन फोर्सेस या प्रक्षेपण कह सकते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस कहते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरी तरीके के अणु हैं जिनको हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जोड़ा हुआ है, ये अणु आपस में, जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आइस यानी बर्फ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये इस केस में हाइड्रोजन कुछ ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मक अणुओं के साथ में एक तरीके का आकर्षण बनाता है, जिसकी वजह से ये अणु आपस में एक कठोर संरचनाएं निर्माण करती हैं। और क्योंकि ये कठोर हैं इसलिए इनका गलनांक थोड़ा सा उच्च हो सकता है, जबकि अध्रुवीय तथा पोलर यानी ध्रुवीय वाले केस में जो गलनांक होता है वह बहुत कम होता है। और ध्रुवीय और अध्रुवीय तरह के जो अणु होंगे वो बहुत कोमल होंगे यानी सॉफ्ट होते हैं। ये तीनों मॉलिक्यूलर सॉलिड, चाहे वह पोलर है, चाहे नॉन पोलर है या हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले हैं, ये सब विद्युत रोधक यानी विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करते हैं। इसी में हमने कल दूसरा पढ़ा था, हमारे पास जो सॉलिड है वो है आयोनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड या आयनिक ठोस, जैसा हमें नाम से भी पता चल रहा है, यह है इसमें
जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं यानी जो संरचनात्मक कण होंगे वो आयंस होंगे। आयंस दो तरीके के हो सकते हैं। और आयन क्या है? आयन वह स्पीसीज है जो आवेशित कण होता है। तो यह आयन दो प्रकार का हो सकता है, जैसे Na+, तो इसको मैं धनावेशित आयन मानूंगा, और एक होगा Cl-, इसको हम ऋणावेशित आयन कहेंगे। तो ये धनावेशित कण है और ये ऋणावेशित कण है। दो अपोजिट चार्ज यानी दो विपरीत आवेश हमें यहां पर मिलते हैं, और ये दो विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ कूलम्बिक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहां पर जो इंटरेक्शन है या आप कहें जो आकर्षण बल है जिसके द्वारा आयंस आपस में मिलकर एक ठोस की संरचना करते हैं, वह होता है कूलम्बिक आकर्षण या कूलम्बिक अट्रैक्शन। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी कहते हैं। इस तरह के जो बंध बनेंगे, ये बंध बहुत मजबूत बंध होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इस तरह के जो ठोस होंगे उनका गलनांक बहुत उच्च होता है और ये बहुत कठोर भी होते हैं। आयनिक सॉलिड अगर कभी ठोस अवस्था में होंगे तो ठोस अवस्था में यह विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करते हैं, यानी अगर इनमें से इलेक्ट्रिसिटी या करंट या विद्युत की धारा को प्रवाह किया जाता है तो वह धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें फ्री आयंस यानी मुक्त आयन नहीं मिलते। किंतु अगर इसी आयोनिक सॉलिड को हम विलयन में या इसकी गलित अवस्था में लेते हैं, गलित अवस्था का मतलब हुआ मॉल्टन फॉर्म यानी इसकी पिघली हुई फॉर्म, तो उस केस में ये विद्युत के सुचालक हो सकते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हमें यहां पर मुक्त आयन यानी फ्री आयन मिलते हैं। तो ये दो तरीके के सॉलिड हुए, मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी आणविक ठोस, और दूसरे हुए हमारे पास में आयनिक सॉलिड यानी आयनिक ठोस। अब हम तीसरी तरीके के सॉलिड के बारे में जानते हैं। तो जो थर्ड टाइप का सॉलिड हमारे पास है, अगर आप ध्यान करें हमने आपको कल एक टेबल बनवाया था, उसी टेबल में उसी सारणी में आपको ये चीज कंटिन्यू करनी है। तो थर्ड टाइप का जो टेबल जो सॉलिड हमारे पास है उसमें आप लिखेंगे मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड जिसको हिंदी में आप धात्विक ठोस कहेंगे। मेटेलिक सॉलिड या धात्विक ठोस। तो अगर हम मेटेलिक सॉलिड या धात्विक ठोस की बात करते हैं तो इसमें जो इंटरेक्शन है, पहले आयंस की बात कर लेते हैं, इसके संरचनात्मक कण कौन से होंगे। तो यहां पर पॉजिटिव मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से घेर के रखता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो धनावेशित कण है वह इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबा हुआ। So there are positively charged ions which are swimming or you can say present in the electron cloud or the electron sea. यहां पर जो हमें बंध मिलेगा या जो बॉन्डिंग मिलेगी उसको हम मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो जो धात्विक ठोस है इसमें अगर हम देखें तो यहां पर जो बॉन्डिंग है वो मेटेलिक बॉन्डिंग है, जिसको आप धात्विक आबंध भी कह सकते हैं। तो यहां पर हमें मिला धात्विक आबंध।
और मेटल हमें पता है कि विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, तो ये सुचालक होंगे ठोस अवस्था में भी और इनके विलयन की अवस्था में भी। सुचालक ये इसलिए होंगे क्योंकि यहां पर हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी विद्युत का चालन करना है तो उसके लिए दो कंडीशन अनिवार्य है, या तो हमारे पास में फ्री आयन होने चाहिए यानी मुक्त आयन होने चाहिए, या हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और इस तरह की जो चालकता होती है उसे हम धात्विक चालकता कहते हैं, जिसमें चालकता इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। तो जो मेटेलिक सॉलिड हैं, जिनमें धनावेशित कण इलेक्ट्रॉन के समुद्र में गोते लगा रहे हैं, जो धात्विक आबंध से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, वे विद्युत के सुचालक होते हैं, चाहे वह ठोस अवस्था है चाहे वह गलित अवस्था होती है। तो यहां पे हम लिख देंगे ठोस अवस्था और गलित अवस्था, दोनों प्रकार की अवस्था में यहां पर ये सुचालक की तरह कार्य करते हैं। अगर हम इनके फिजिकल नेचर यानी इनके भौतिक गुण की बात करें तो ये बहुत ठोस है, ठीक है, दे आर हार्ड। हार्ड मतलब ठोस, लेकिन ये ठोस होने के साथ साथ मैलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं। मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब ये है कि अगर मैं इन पे किसी हथौड़े से या किसी वस्तु से चोट मारता हूं तो यह एक पतली शीट के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जैसे एल्युमिनियम फॉइल। तो एल्युमिनियम फॉइल एक एल्युमिनियम धातु की बनी हुई एक पतली परत है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम कैसा है, मैलिएबल है। दूसरा हुआ डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब हुआ कि हम इनको खींचकर तारों में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे सोना। तो सोना एक धातु है और उसको हम खींचकर कई, अगर हम 1 ग्राम सोने की बात करें तो 1 ग्राम सोने से अप्रोक्सीमेटली कुछ 2 किलोमीटर लंबा वायर डिजाइन किया जा सकता है। तो यह उसकी तन्यता होगी और ये आघातवर्धी भी होते हैं। तो ये हार्ड होंगे, लेकिन साथ साथ ये मैलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं। अगर हम बात करें इनके चालकता की तो ये ठोस और गलित होंगे, और इनका अगर गलनांक की हम बात करें तो ये सामान्यतः उच्च होता है, यानी दे आर हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये हुआ हमारे पास में तीसरी तरीके के क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम चौथे तरीके के क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, जो है हमारे पास में यहां पर कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड का मतलब हुआ सह संयोजक। तो ये हुए सह संयोजक ठोस, या हम इनको नेटवर्क ठोस भी कह सकते हैं। तो अगर हम यहां पर कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड की बात करें तो इनकी जो संरचनात्मक इकाई है या ये जिन कणों से मिलकर बने हैं वो होते हैं परमाणु यानी एटम। तो ये वाले सॉलिड एटम से मिलकर बने होते हैं। अगर हम यहां पर इनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल की बात करें, या अगर हम बात करें उन बंधों की जिनकी वजह से ये परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो वह होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहां पे हमारे पास है कोवेलेंट
बॉन्डिंग जिसको सहसंयोजक आबंध कहा जाता है। अगर हम बात करें सहसंयोजक आबंध की, तो हमने 11वीं कक्षा में ये पढ़ा है कि सहसंयोजक आबंध या कोवलेंट बॉन्ड तब बनते हैं जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, कार्बन, डायमंड, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं उन कोवलेंट सॉलिड की जो नेटवर्क यानी एक जाल जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें तो इनका जो गलनांक होता है वह बहुत उच्च यानी हाई हो सकता है। सो हम लिख सकते हैं यहां पर इनके गलनांक की बात, यह है अत्यधिक उच्च गलनांक वाले होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है, एक नेटवर्क जैसा बना हुआ है। और अगर हम ध्यान करें कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है यानी जो हार्ड सब्सटेंस है वो कौन सा माना जाता है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, वो है डायमंड। और डायमंड जो है वो कार्बन का अपर रूप है, यानी कार्बन का एलोट्रॉप होता है, जो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्डिंग के द्वारा यानी सहसंयोजक आबंध द्वारा एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाकर रखता है। तो ये इनका गलनांक अत्यधिक उच्च है और ये कठोर भी हो सकते हैं और यह कोमल भी हो सकते हैं। कोमल यानी मुलायम भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। कठोर का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं डायमंड, बहुत कठोर है। सिलिकॉन कार्बाइड, यह भी एक कठोर पदार्थ होता है। लेकिन इसी कार्बन का अगर हम दूसरा अपर रूप देखते हैं जिसको ग्रेफाइट कहा जाता है, तो ग्रेफाइट बहुत कोमल होता है और ग्रेफाइट हम पेंसिल की लेड में इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम पेंसिल लिखते हैं जिस पेंसिल से, उसमें जो लेड है वह ग्रेफाइट से बनी होती है, जो एक कोमल पदार्थ माना जाता है। अब अगर हम यहां पर विद्युत के चालन की बात करें तो डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड इत्यादि ये विद्युत रोधी होते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ये हमारे पास विद्युत रोधी है। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो यह विद्युत को चालकता प्रदान करता है, या अगर हम ग्रेफाइट के थ्रू कभी विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा ग्रेफाइट के थ्रू प्रवाहित हो सकती है। तो ये एक अपवाद है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि एक नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम है ग्रेफाइट। तो ये हमने यहां पर मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके 4 अलग अलग वर्गीकरण को पढ़ लिया है, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड तथा कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड के बारे में पढ़ा। तो यहां से आपके 2 या 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा हमने आपको कल भी बताया था, ग्लास क्या है, तो ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। दूसरा, वो हमसे कुछ एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल पूछ सकता है, जिसमें हमारे पास में ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ सिलिकॉन है, एमॉर्फस सिलिका जो होता है, एमॉर्फस सिलिकॉन, जिसको हम फोटोवोल्टेइक सेल यानी उस तरह के सेल में यूज करते हैं जो सनलाइट को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके अलावा हमसे यहां पर मेटेलिक सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड या आयनिक सॉलिड, इन सब के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। हमसे ये भी पूछा जा सकता है वो कौन सा कोवेलेंट सॉलिड है जो विद्युत का चालन करेगा, तो उसका आंसर होगा ग्रेफाइट।
तो ये हुआ यहां पर क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब नेक्स्ट है हमारे पास में क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, जिसको हिंदी में हम क्रिस्टल जालक तथा यूनिट सेल को हम एकक कोशिका बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल क्या है और किस तरीके से हम इनके बारे में जान सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। अगर हमें किसी वॉल को बनाना है, यानी अगर हमें एक दीवार बनानी है, तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी वो कौन सी होगी? वो होगी ब्रिक या ईंट। जब हमने कई सारी ईंटों को एक सिस्टमैटिक पैटर्न में लगाया, उनको आपस में जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ सीमेंट की मदद से, तो वहां पर हमें एक 3D स्ट्रक्चर यानी एक 3 आयाम वाला स्ट्रक्चर मिला, जिसको हमने कहा कि ये वॉल है या दीवार है। तो यहां पर भी इस चैप्टर में हमें 3D के बारे में पढ़ना है, यानी अगर कभी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मुझे दिया जाएगा तो मैं वहां पर किस तरीके से यूनिट सेल की बातें कर सकता हूं। 3D स्ट्रक्चर का मतलब है, जैसे यहां पर आप ये क्यूब देख रहे हैं, ठीक है, ये एक रूबिस्को क्यूब है। तो ये एक 3D स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है, यानी इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई यानी हाइट भी है। तो अगर हम कोई 3 पैरामीटर किसी स्ट्रक्चर के लिए लेते हैं तो उसको हम 3D मानते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर एक स्क्वायर ड्रॉ करूं, तो इस स्क्वायर में हमारे पास में इसकी ये 2 साइड हैं, जिसको मैं लेंथ और ब्रेड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई मान सकता हूं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक 2D स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? ये हुआ एक 2D स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इसी को मैं यहां पर हाइट, इसकी ऊंचाई भी बना दूं, ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से इस स्क्वायर को यहां पे बनाया। तो अगर आप इसको देखें तो ये इस क्यूब की संरचना है, ठीक है। ये मैं व्हाइट वाला पोर्शन मान सकता हूं, इधर की साइड में ये वाला पोर्शन आपके पास में ब्लू है, इधर ये ग्रीन वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन रेड है, नीचे वाला ऑरेंज है और इसके पीछे जो है वो येलो पोर्शन है। तो ये जो संरचना बनी ये एक 3D संरचना बनी, जिसमें हमारे पास में लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी। तो इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? वो पढ़ना है इस 3D स्ट्रक्चर के बारे में, कि 3D स्ट्रक्चर में किस तरह की संरचनाएं बन सकती हैं। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मुझे इस क्यूब को बनाना है तो इस क्यूब को बनाने के लिए मैं यहां पर कुछ पॉइंट लगाऊंगा और इन पॉइंट को जोड़ने पर मुझे यह क्यूब प्राप्त होगा। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इन पॉइंट को जोड़कर एक क्यूब का निर्माण किया। ये जो पॉइंट हैं जिनको जोड़ने पर हमें ये 3D संरचना प्राप्त हुई, इन पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट, इनको हम लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु कहते हैं। तो जब ये जालक बिंदु एक साथ जुड़ेंगे, ठीक है, हमने इनको कुछ इस तरीके से आपस में जोड़ दिया, तो इन जालक बिंदु को जोड़ने पर हमें यह क्यूब की संरचना प्राप्त हुई। तो अब अगर हम इस तरीके से कई सारे क्यूब को
एक सिस्टमैटिक पैटर्न में अरेंज कर दें। समझिए कैसे बेटा। हमने क्या किया, हमने यहां पर एक क्यूब लिया और फिर इसके बाजू में एक और क्यूब लगाया, इधर एक और क्यूब लगा दिया और इस तरीके से ये हमने एक लेयर तैयार कर ली। अब इसके ऊपर हमने एक और लेयर लगानी शुरू की। तो मैं इस तरीके से इस पूरी संरचना को बना सकता हूं। तो ये जो 3D संरचना मुझे मिली, इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये मुझे क्रिस्टल लैटिस मिला, यानी ये मुझे क्रिस्टल जालक मिला। तो कई सारे बिंदुओं को जोड़ने पर जब हमें कोई एक क्रिस्टल लैटिस या एक जालक की संरचना प्राप्त होती है तो उन बिंदुओं को हम जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब अगर इस लैटिस पॉइंट में मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर जो रिपीट होने वाली इकाई है वो एक क्यूब है। मैंने कई सारे क्यूबों को 3D में अरेंज किया। अब अगर हम इस एक क्यूब की बात करें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम सिर्फ एक क्यूब की बात कर रहे हैं, इस क्यूब की, और इसी क्यूब को रिपीट करके मुझे पूरा स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो ये वाली इकाई जिसको रिपीट करने से मुझे पूरा जालक स्ट्रक्चर मिला, उस इकाई को हम यूनिट सेल या एकक कोशिका कहते हैं। तो ये वाली जो एक इकाई हुई, इसको हम कहेंगे कि ये कौन सी इकाई है, ये है मेरे पास में एकक कोशिका या यूनिट सेल। इसको मैं यूनिट सेल या एकक कोशिका कहूंगा, ठीक है, ये वाला। तो अगर मुझे इस एकक कोशिका यानी इस यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज पता है तो मैं इस पूरे सॉलिड की प्रॉपर्टी को बता सकता हूं। ये कुछ वैसा ही है कि दीवार बनाते समय अगर मुझे उस ईंट की क्वालिटी का पता है तो मैं बता सकता हूं कि जो बनने वाली दीवार है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है। ऑल्दो वहां पर जो दूसरे पैरामीटर हैं, जैसे सीमेंट हुआ, कौन सा सीमेंट आप यूज कर रहे हैं, किस प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा, लेकिन ईंट की क्वालिटी से मैं उस वॉल की क्वालिटी को डिस्कस कर सकता हूं। इसी तरीके से अगर हमें पूरा क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है तो इस क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ने के लिए मुझे इस यूनिट सेल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिट सेल क्या हुआ या एकक कोशिका क्या हुआ, हम कह सकते हैं यूनिट सेल क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल सिस्टम। तो मैं लिख सकता हूं यूनिट सेल को, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, यानी किसी जालक तंत्र की जो सबसे छोटी पुनरावृत्ति वाली इकाई है उसको हम यूनिट सेल या एकक कोशिका कहते हैं। यहां तक समझ में आता है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हैंड रेज या चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है लेकिन आप तभी हैंड रेज करें, ठीक है। तो ये हुआ यूनिट सेल या एकक कोशिका। तो एकक कोशिका को हम फिर से डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, यानी किसी भी जालक तंत्र की जो सबसे छोटी रिपीट होने वाली इकाई है उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। अब देखिए, अगर हम इस क्यूब को देखें तो इस क्यूब में दो पैरामीटर हो सकते हैं भाई। एक तो इसकी लेंथ यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट, जिसको मैं बोल सकता हूं कि इसकी
आप बोल सकते हैं कि इसकी दूरी कितनी है, तो इसको मैं ए बी सी ऐसे मान के कर सकता हूं। और दूसरा हम बोल सकते हैं इसके बीच के एंगल, अल्फा बीटा गामा, कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं बेटा इसके बीच में। तो यहां पर दो पैरामीटर हैं और उन दो पैरामीटर के आधार पर हम क्रिस्टल सिस्टम में बनने वाली संरचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई इस वाले केस में अगर हम देखें तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है। तीनों जो बंद कोण यहां पर दिए हुए हैं, यानी जो एंगल है इंटरफेशियल एंगल, वो तीनों 90 डिग्री के हैं और तीनों बराबर हैं। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होगा ना। अगर मैं एक माचिस की डिब्बी को देखूं तो एक माचिस की डिब्बी को देखने पे हमें पता चलता है कि ये जो माचिस की डिब्बी है इसमें सारे बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई वो तीनों अलग अलग हैं। तो इसलिए मैं इसको क्यूब नहीं मान सकता। तो इन दो आधार पर, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पहला आधार और दूसरा इनके बीच में बनने वाले कोण, इनके आधार पर 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल तंत्र हो सकते हैं। तो वो 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन से हैं उनके बारे में हमें यहां पे पढ़ना है। तो अगर हम यहां पर बात करें क्रिस्टल सिस्टम की, तो दो चीजें हो सकती हैं। अब पहले अगर हम इकाई की ही बात कर ले बेटा, यूनिट सेल की, उसके बाद फिर हम क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं। तो ये जो एकक कोशिका है या यूनिट सेल है, ये दो तरीके की हो सकती है। एक है मेरे पास में आद्य या सामान्य, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रिमिटिव, और सिंपल टाइप की यूनिट सेल। ये जो सिंपल या प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल है, यह एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। क्यूबिक होगा यानी मैं बोल सकता हूं ये एक घनीय संरचना होगी और इसमें जो अणु है या आप कहें जो कण है, वो सिर्फ इस घन के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। तो जो सिंपल यूनिट सेल की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, यानी जो संरचनात्मक कण हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोने पर ही उपस्थित होते हैं। तो यहां पर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। इसको यहां पे लिख देते हैं, क्यूबिक होगा ओनली एट कॉर्नर, यानी सिर्फ कोनों पर। और इन कोनों के अलावा कहीं और कोई भी कण दिखाई नहीं देता है। तो अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो इस क्यूब के हर एक कोने पर अगर मैं एटम लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रिमिटिव या सिंपल टाइप का यूनिट सेल, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक या घनीय। तो यह संरचना कुछ इस प्रकार की हो सकती है। देखिए, ये जो पिंक बॉल आपको दिख रही है, ये 4 कोने हैं सामने वाले, और ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा कि अगर मैं यहां पर इस क्यूब की बात करूं, देखिए इस क्यूब के 8 कॉर्नर हमें दिखते हैं, ठीक है, इट इज हैविंग 8 कॉर्नर। इधर कर देते हैं, इसके 8 कोने हैं। आप चाहिए तो
आप जिस रूम में बैठे हुए हैं आप उसको एक यूनिट सेल मान सकते हैं। और अगर आप उस यूनिट सेल को देखें, यानी जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि उस रूम में 8 कोने हैं या 8 कॉर्नर हैं। और अगर आप उन 8 कॉर्नर पर एक एक एटम लगा दो तो जो संरचना हमें दिखाई देगी वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। तो ये 4 ऊपर के कॉर्नर आप मान सकते हैं और 4 नीचे वाले कॉर्नर हैं। और ध्यान रखिएगा, इनके अलावा कहीं और कोई भी एटम या अवयव कण उपस्थित नहीं होता है। तो इस तरह का जो यूनिट सेल है उसको हम प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं यहां पर दूसरे यूनिट सेल की तरफ। दूसरा जो यूनिट सेल है इसको हम बोलते हैं केंद्रित। ये हुआ केंद्रित, या हम इसको बोल सकते हैं सेंटर्ड टाइप का यूनिट सेल। अब ये जो केंद्रित या सेंट्रल टाइप का यूनिट सेल है ये 3 तरीके के हो सकते हैं। इसमें पहला है हमारे पास में अंतः केंद्रित, या जिसको मैं लिख सकता हूं बेटा बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब हुआ कि यहां पर प्रिमिटिव तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में एक एटम इस स्ट्रक्चर यानी इस क्यूब के बीच में भी आपको दिखाई देगा। तो अंतः केंद्रित या बॉडी सेंटर की अगर हम बात करें तो यहां पर एटम होगा कॉर्नर पे प्लस बॉडी के सेंटर पे। तो अगर इसको हम समझें तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। भाई कॉर्नर पे एटम है ऑलरेडी पहले से, ये प्रिमिटिव वाला है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस बॉडी के बीच में एक एटम और है यहां पे। तो ये बना बॉडी सेंटर। तो अंतः केंद्रित वाले में हमारे पास में कॉर्नर के साथ साथ में बॉडी के बीच में भी एक एटम उपस्थित होगा, यानी एक अवयव कण उपस्थित होता है। तो अगर हम इसको समझें तो ये हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। देखिए ये 4 ऊपर वाले कॉर्नर है, ये सामने दिख रहा है आपको। ये 4 हमारे पास में दूसरे कॉर्नर हैं, यानी ये टोटल 8 कॉर्नर हुए, और इनके बीच में एक एटम फंसा हुआ है। तो ये जो येलो कलर वाला एटम है ये ब्लैक वाला है, यानी ये बॉडी के सेंटर वाला है। और जो बाकी आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं ये हमारे पास में कॉर्नर वाले एटम होंगे। तो सेंटर वाले में पहला हुआ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसका मतलब हुआ कि एटम कोने के साथ साथ बॉडी के बीच में या काय के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। दूसरा है हमारे पास में यहां पर इसी केंद्रित में पहला हुआ बॉडी सेंटर। अब हम दूसरा समझते हैं। दूसरा यहां पे होता है फेस सेंटर, या इसको हम फलक केंद्रित भी बोल सकते हैं। देखिए फलक का मतलब हुआ फेस। तो अगर हम इस क्यूब में देखें तो इस क्यूब में आपके पास में 6 फलक हैं, 6 फेस हैं। कौन कौन से आप कलर से देख सकते हैं। एक येलो हुआ, दूसरा हमारे पास में ऑरेंज हुआ, तीसरा व्हाइट हुआ, चौथा मेरे पास में रेड हुआ। ठीक है, ये कुछ वैसा ही है कि जिस रूम में आप बैठे हुए हैं तो आपके चारों तरफ की 4 दीवारें हैं वो फलक की तरह यानी फेस की तरह काम कर रही है। इसके अलावा एक ऊपर वाली छत है जो यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है, और इसके नीचे एक है जिसमें फर्श पे आप हैं, वो क्या है, ब्लू कलर से। तो एक क्यूब में
यानी एक घन को अगर हम देखें तो उस घन में 6 फलक होते हैं और इसमें 8 कॉर्नर भी होते हैं। तो अगर मैं यहां पर इस फेस सेंटर की बात करूं तो एटम कहां पर उपस्थित होगा? कॉर्नर पे, और इसके साथ साथ फेस के सेंटर पे। तो अगर एक क्यूब की हम बात कर रहे हैं तो एक क्यूब में यहां पर 8 कॉर्नर हैं, 8 कोने हैं, और यहां पर 6 फलक हैं, यानी 6 फेस के सेंटर हैं, जैसे आप इस क्यूब में देख सकते हैं। तो अगर हम इसको 3D में ड्रॉ करें तो ये कैसा दिखाई देगा? हमारे पास ये एक सिंपल सरल क्यूब है, और इस क्यूब के कोने पर एटम लगे हुए हैं। तो इनको हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। यहां पर ये 8 एटम कॉर्नर पे लगे हुए हैं, और इन कॉर्नर के अलावा इनके जो 6 फलक हैं उसके केंद्र में यानी उसके सेंटर में भी एक एक एटम लगा हुआ है। तो आप समझिए, ये टॉप वाला फेस है, इसके सेंटर पे मैं यहां पे एक एटम लगा रहा हूं। इसी तरीके से जो बॉटम फेस है इस पे मैंने एक एटम लगाया, 2। ये साइड वाला फेस है, इसके सेंटर पे लगाया हमने, 3। एक ये वाला जो साइड है इसके सेंटर पे लगाया, 4। ठीक है। एक पीछे की तरफ फेस होगा उसके सेंटर पे, और एक जो सामने वाला है इसके सेंटर पे। तो अगर हम फेस सेंटर या फलक केंद्रित की बात करते हैं तो हमारे पास में कोनों पे तो एटम होगा ही, लेकिन इस फेस के सेंटर पे भी एक एटम मुझे दिखाई देगा। तो अगर मैं इस प्रकार की संरचना को देखूं तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आप समझिए, यहां पर ये जो पिंक वाली बॉल है, ये पिंक वाली बॉल कॉर्नर एटम है जो यहां पर ब्लू कलर से मुझे दिख रही है, और ये जो येलो कलर की बॉल्स हैं ये हर एक फेस के सेंटर वाली बॉल है। जैसे इस फेस पे अगर हम देखें तो इसके फेस के सेंटर पे एक येलो बॉल मुझे ये वाली मिलेगी। यहां पर ये वाली जो ब्लैक वाला स्पॉट है, ये ब्लैक स्पॉट इस येलो बॉल यानी इस फलक केंद्रित को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हर एक फलक के केंद्र पर एक एटम लगा हुआ है। तो येलो वाला फलक केंद्र पर है, और जो पिंक वाली बॉल है ये आपके पास में कोनों पर उपस्थित होती है। तो दूसरा हमारे पास में यूनिट सेल हुआ फेस सेंटर यूनिट सेल, यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका। तीसरा हमारे पास है यहां पर एंड सेंटर, जिसको हम अंतः केंद्र या सिरा अंतः केंद्र भी बोल सकते हैं। तो इसको हम एज सेंटर भी बोल सकते हैं, एंड सेंटर भी बोल सकते हैं। ये हुआ अंतः केंद्र यानी सिरा वाला। देखिए, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। एंड सेंटर का मतलब हुआ कि हमारे पास में जो एटम होंगे वो कॉर्नर पे होंगे, जैसे हमने प्रिमिटिव वाले में पढ़ा है, और इस कॉर्नर के साथ साथ जो एटम है वो किन्हीं भी 2 अपोजिट फेस पर उपस्थित होंगे, किन्हीं भी 2 अपोजिट फेस पे। तो जैसा हमने फेस सेंटर में पढ़ा कि यहां पर हर एक फलक के केंद्र पर एक एटम उपस्थित है, तो एंड सेंटर या अंतः केंद्र सिरा वाले में इस तरीके से नहीं होगा। यहां पर सिर्फ 2 फलक, और वो भी कौन से? 2 आमने सामने वाले। आप कोई भी समझ सकते हैं, ऊपर नीचे वाला समझ सकते हैं, दाया बायां वाला आप ले सकते हैं, या आपके आगे जो फलक है और आपके पीछे जो फलक है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम संरचना बनाएं तो ये कुछ ऐसी संरचना मुझे प्राप्त होगी कि एक क्यूब है, इसके कॉर्नर पे एटम लगे हुए हैं,
और कोई भी दो अपोजिट फेस, ठीक है, मैं एक ऊपर और एक नीचे, ये वाले दो फेस ले रहा हूं, इन पे हमने दो एटम को लगाया हुआ है। तो ये हमारे पास हुए सेंटर्ड टाइप यूनिट सेल। तो यूनिट सेल दो तरीके के होते हैं, एक है हमारे पास में सिंपल या प्रिमिटिव, जिसको हम आद्य या सामान्य कहते हैं, जिसमें अवयव कण या परमाणु या आयन सिर्फ और सिर्फ घन के 8 कॉर्नर पर ही उपस्थित होते हैं। दूसरा हमारे पास में होता है सेंटर्ड वाले यानी केंद्रित वाले। केंद्रित में 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक है मेरे पास में बॉडी सेंटर्ड, जिसमें एटम कोने के साथ साथ एक बॉडी के बीच में भी उपस्थित होता है। दूसरा मेरे पास हो सकता है फेस सेंटर्ड यानी फलक केंद्रित, जिसमें कॉर्नर के साथ साथ हर एक फलक के केंद्र पर भी एक अवयव कण उपस्थित होगा। और तीसरा है मेरे पास में अंतःशिरा केंद्र या एंड एज सेंटर, जिसमें कॉर्नर के साथ साथ किसी भी दो अपोजिट फेस पर यह परमाणु या अवयव कण उपस्थित होते हैं। तो हमने यहां पर यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया है कि यूनिट सेल कितने तरीके के हैं और किस तरीके से उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यूनिट सेल के बारे में और डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अब इन्हीं यूनिट सेल के आधार पर हम यहां पर क्रिस्टल सिस्टम यानी जालक तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में यहां पर क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल तंत्र। तो यहां पर मेरे पास दो पैरामीटर हैं। इन दो पैरामीटर के आधार पर मैं इस क्रिस्टल को चेंज कर सकता हूं। जैसे अगर मैंने तीनों भुजाओं को बराबर कर दिया और तीनों जो एंगल हैं यानी जो कोण है उनको 90 डिग्री कर दिया, तो मुझे जो संरचना मिली वो कौन सी मिली? वो मिली क्यूब। लेकिन अगर मैं उनको चेंज कर दूं, ठीक है, मैंने क्या किया, कहीं पे लंबाई बढ़ा दी, कहीं पे चौड़ाई को कम कर दिया, या हमने बंध कोण को थोड़ा सा अलग कर दिया। किसी केस में बंध कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे, किसी में नहीं होंगे। तो उसी आधार पर यहां पर 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम यानी 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र माने जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला जो क्रिस्टल तंत्र मेरे पास है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक यानी घनीय। क्यूबिक या घनीय वो तंत्र है जहां पर तीनों भुजाएं एक समान होती हैं, यानी हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। ठीक, ये हम यहां पे देख सकते हैं बेटा। तीन भुजाओं का मतलब क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहां पर तीनों इक्वल हैं और इनके बीच में बनने वाले जो कोण हैं वो भी तीनों बराबर होंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर तीनों कोण भी बराबर हैं और तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। और अगर हम कभी घनीय की बात करें तो इसमें जो संभावित विविधताएं हो सकती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? वो यहां पर हो सकती है क्यूबिक में आद्य यानी प्रिमिटिव, इसके अलावा इसमें हो सकता है अंतः केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड, और इसमें एक हो सकता है फलक केंद्रित यानी यहां पर फेस सेंटर्ड। तो यहां पर कुल 3 प्रकार की विविधताएं हमें इसमें संभावित विविधताएं इसमें मिल सकती हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, या सीजियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है, इस तरह के एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं। दूसरा जो क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास है
उसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल को हिंदी में द्विसम लंबाक्ष कहा जाता है। ये हुआ द्विसम लंबाक्ष। यहां पर भी जो A है वो B के बराबर होगा, बट C A और B के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर हो सकती है, लेकिन ऊंचाई जो होगी वो अलग होगी। लेकिन अगर हम यहां पर इन कोण की बात करें तो ये तीनों कोण यहां पर 90 डिग्री के ही होते हैं। इस केस में हमें जो प्रस्तावित या संभावित कोष्टक मिल सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आद्य यानी प्रिमिटिव, और दूसरा मुझे यहां पे मिल सकता है अंतः केंद्रित यानी बॉडी केंद्रित। तो इसमें हमें यहां पर दो तरह की प्रस्तावनाएं मिल सकती हैं। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड है, या हमारे पास में श्वेत टिन, व्हाइट टिन भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तीसरे वाली जो संरचनाएं हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक को हिंदी में विषम लंबाक्ष कहा जाता है। और इस केस में जो A, B और C है ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग होती है। ऑल्दो यहां पर अगर हम बंद कोण की बात करें तो बंद कोण तीनों में बराबर ही होते हैं, सब में 90 डिग्री का बंद कोण हमें यहां पे मिलने वाला है। ऑर्थोरोम्बिक में चारों तरीके के जो यूनिट सेल हैं वो हो सकते हैं, यानी इसमें आद्य भी होगा, अंतः भी होगा, अंतय भी होगा, और इसके साथ साथ फलक केंद्रित वाला भी होगा। तो सिंपल यानी प्रिमिटिव भी हमें मिलेगा, बॉडी सेंटर मिलेगा, एज सेंटर मिलेगा, या हम बोल सकते हैं फेस सेंटर भी मिलता है। तो यहां पे हमें चारों प्रकार के यूनिट सेल मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहां पर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, या आप रोम्बिक सल्फर भी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चौथा है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक को हम एक नताक्ष कहते हैं, और मोनोक्लिनिक में अगर हम यहां पर ध्यान दें तो ये A, B और C तीनों अलग अलग होंगे। अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन जो बीटा है यह 90 के आसपास इक्वल नहीं होता है। और मोनोक्लिनिक में हमें सिर्फ आद्य तरीके के प्रस्तावित मिल सकते हैं, यानी जो सिंपल वाला है वो मिल सकता है। तो इसमें एक ही तरीके का मिलेगा, और इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट Na2SO4 10H2O। पांचवा है हमारे पास में ट्राई क्लिनिक, जिसको हम त्रिनताक्ष कहेंगे, और त्रिनताक्ष में अल्फा A is not equal to B is not equal to C and alpha is not equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90 डिग्री। तो आप ध्यान रखिएगा यहां पर त्रिनताक्ष में यानी ट्राइक्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं है, और यहां पर हमें आद्य तरीके का प्रस्तावित संरचनाएं ही मिल सकती हैं। यहां भी हमें 1 ही मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट और बोरिक एसिड H3BO3। इसके अलावा जो 6 टाइप की संरचना हो सकती है
वो हो सकती है हेक्सागोनल, जिसको हम षटकोणीय कहेंगे, और इस षटकोणीय में भी A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा। अल्फा और बीटा 90 डिग्री होंगे, बट एक एंगल गामा 120 डिग्री का होता है। और यहां पर भी हमें एक ही आद्य तरह की संरचनाएं मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जिंक ऑक्साइड या ग्रेफाइट। और सातवीं प्रकार की जो संरचना है उसको हम रोम्बोहेड्रल कहेंगे या ट्राइगोनल, ठीक है, जिसको हम समनताक्ष या त्रिकोणीय संरचना कह सकते हैं। और इस केस में यहां पर ए बी सी तीनों बराबर होंगे, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के नहीं होते हैं, और इस केस में भी हमें एक आद्य यानी सिंपल संरचनाएं ही मिल सकती है। इसका एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं CaCO3, ठीक है। तो ये 7 तरीके की क्रिस्टल तंत्र हमारे पास में हो सकते हैं। अब देखिए हमने इनको इसी वे में क्यों लिखा है, क्योंकि ये याद करने में थोड़ा सा इजी है। अब आप समझिए बेटा, Cu को मैं क्यूबिक से लिख दूं Cu, Te से ले लूं Te, यहां से O से हम लिख दें R, यहां पे ले लें M, O लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया T, He से हो गया हेक्सागोनल से He, और R से रोम्बोहेड्रल से मैंने लिया R। तो अगर आप देखें तो ये क्या बन गया, ये बन गया क्यूब R मदर, Cu Te क्यूब, Cu क्यूबिक, Te टेट्रागोनल, R मतलब ऑर्थोरोम्बिक, MO का मतलब हुआ मोनोक्लिनिक, T से हुआ ट्राइक्लिनिक, He से हुआ हेक्सागोनल, और R से हुआ रोम्बोहेड्रल। तो हम यहां से क्यूब R मदर इस तरीके से इन 7 क्रिस्टल तंत्र को याद रख सकते हैं। आई थिंक ये इजी है याद रखना, क्यूट आर मदर, ठीक है। तरीका क्या है देखिए, अगर आप इन सातों को लिखते हैं, सबसे पहले A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो नीचे भी वही लिख दीजिए A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। दूसरे वाले में A B के बराबर हुआ, C के बराबर नहीं है, तो नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी हेक्सागोनल में हमें ऐसे ही मिलेगा A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। तीसरे वाले में A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, नीचे से तीसरा देखिए बेटा A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और मोनोक्लिनिक होगा A इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो ये एक तरीका है सिस्टम को याद रखने का, कुछ सिंपल तरीके हैं। अब यहां पर एक और चीज हमसे पूछ सकते हैं, एक और तरीका समझिए, इसमें जो सबसे नॉन सिमेट्रिकल है, यानी जो सबसे ज्यादा टूटा फूटा आपको दिख रहा है, वो कौन है, वो है ट्राइक्लिनिक। देखिए ट्राइक्लिनिक में A B C तीनों बराबर नहीं है, और अल्फा बीटा गामा भी बराबर नहीं है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, ट्राई मतलब हुआ 3, और क्लिनिक हम कब जाते हैं, जब हमारी तबीयत खराब होती है या हमें हड्डियां टूट जाती हैं। तो ट्राई का मतलब हुआ 3 बार क्लिनिक जाना है, तो इसका मतलब सारी हड्डियां टूटी फूटी हुई हैं। तो सबसे ज्यादा जो नॉन सिमेट्रिकल हमें मिलता है वो कौन है, ट्राई क्लिनिक होता है। इसी तरीके से हम याद कर सकते हैं मोनोक्लिनिक को, मोनो मतलब हुआ 1, यानी एक ही बार क्लिनिक जाएंगे, और जब हम गिरते हैं तो क्या टूटती है, बाजू, बाजू का मतलब बी का मतलब बीटा, तो बीटा यहां पर 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक, सबसे ज्यादा सिमेट्रिक कौन है, सिमेट्रिक है हमारे पास में क्यूबिक या घनीय, इसमें आप देखिए तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण भी यहां पर बराबर है। इस तरीके से हमारे पास में 7 क्रिस्टल तंत्र हो सकते हैं, और अगर आप इन
यूनिट सेल को यहां पर जोड़े तो ये आपके पास में आएगा 14। तो इनको कहा जाता है ब्रेविस लैटिस। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।